हम सब ने कभी न कभी अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस देखा है। और एक गहरी सांस लेकर सोचा है कि काश ये नंबर थोड़ा और बड़ा होता। हाँ बिल्कुल। सैलरी आती है, बिल भरे जाते हैं, कुछ खर्चे होते हैं और महीने के आखिर तक फिर से वही इंतजार शुरू हो जाता है। ये तो हर घर की कहानी है। एकदम सही। लेकिन आज हम जिस विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं वो इस पूरे चक्र को ना जड़ से हिला देने वाला है। मैं कहूँगा कि ये चर्चा बहुत ज़रूरी है। आज के हमारे इस अध्ययन का आधार एक बेहद प्रभावशाली स्क्रिप्ट है। हाँ, द आर्किटेक्ट ऑफ वेल्थ, मास्टरिंग द मिलियनेयर माइंडसेट। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा खुलासा ये है कि अमीर और गरीब के बीच का जो असली अंतर है ना, वो पैसे का है ही नहीं। वो पूरा का पूरा खेल सोच का है। मतलब मैं सोच रही थी कि अगर किसी इंसान को लगता है कि उसकी समस्या पैसा है, तो शायद वो गलत जगह फोकस कर रहा है। 100%। समस्या पैसा नहीं बल्कि पैसे को देखने का नजरिया है, और ये नजरिया ही सब कुछ तय करता है। सही बात है। अक्सर समाज में ये मान लिया जाता है कि दौलत कोई ऐसी चीज है जिसे बाहर से हासिल करना है, जैसे कोई खजाना ढूंढना हो। लेकिन इस थ्योरी का जो सबसे दिलचस्प पहलू मुझे लगा वो ये है कि दौलत असल में इंसान की मानसिकता का एक बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट यानी अगर किसी का माइंडसेट सही है हाँ। तो पैसा एक चुंबक की तरह उसकी तरफ खिंचा चला आता है। बिल्कुल खिंचा चला आता है। इसके उलट अगर किसी इंसान की सोच गरीब है, हाँ। और अचानक से मान लीजिए उसकी लॉटरी लग जाए या उसे कोई बहुत बड़ी पुश्तैनी जमीन मिल जाए, हाँ, तो इतिहास गवाह है कि चंद सालों में वो सारा पैसा खत्म हो जाता है। क्योंकि दिमाग उस पैसे को संभालने के लिए तैयार ही नहीं था। एकदम सही पकड़ा। इसलिए कमाने के नए तरीके खोजने से पहले सोचने के पुराने तरीकों को तोड़ना पड़ता है। ये बहुत ही गहरी बात है। बिना सही नींव के कितनी भी बड़ी इमारत खड़ी कर लो, उसे गिरना ही है। चलिए इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। इस सामग्री में अमीर और गरीब सोच के बीच का जो बुनियादी अंतर बताया गया है वो हमारे सोचने के तरीके पर एक सीधा वार करता है। बिल्कुल। एक साधारण सोच अक्सर ये मानकर चलती है कि पैसा कमाना मतलब खून पसीना एक करना, सुबह से रात तक बस काम करते रहना। हाँ, लेकिन जो वेल्थ क्रिएटर्स होते हैं, जो असल में दौलत बनाते हैं, वो पैसे को एक संघर्ष की तरह नहीं देखते। तो वो कैसे दिखते हैं? वो इसे एक सिस्टम की तरह देखते हैं। एक बहुत ही साधारण सा वाक्य है जो हम अक्सर सुनते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे, ये तो बहुत लोग कहते हैं। हाँ, और ये वाक्य अपने आप में एक बहुत बड़ा जाल है। जाल इसलिए है क्योंकि ये दिमाग के लिए ना एक पूर्ण विराम, एक फुल स्टॉप का काम करता है। जैसे ही कोई कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल। उसे लगता है कि चलो बात खत्म हो गई, अब कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जो अमीर सोच होती है वो इस फुल स्टॉप को एक सवाल में बदल देती है। मतलब वो हार नहीं मानते। नहीं, वो सोच कहती है मैं इसे कैसे हासिल कर सकता हूं, या पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ शब्दों का फेरबदल नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक न्यूरोलॉजिकल शिफ्ट है। जब हम सवाल पूछते हैं तो हमारा दिमाग जवाब ढूंढने के लिए मजबूर हो जाता है। वो नए रास्ते तलाशता है, क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करता है। एकदम सही। और इसी बात को स्पष्ट करने के लिए स्रोत में जो दो दोस्तों वाली कहानी सामने आती है वो बहुत सटीक बैठती है। हाँ, वो कहानी मान लीजिए दो दोस्त हैं, दोनों एक ही जैसी नौकरी करते हैं। और एक ही जैसी उनकी आमदनी है। अब दोनों को एक नया बिजनेस शुरू करने या कहीं निवेश करने का मौका मिलता है। तो पहले दोस्त का रिएक्शन क्या होता है? एकदम आम इंसान वाला कि यार मेरे पास तो निवेश करने के लिए फालतू पैसे ही नहीं है, महीने का खर्चा ही मुश्किल से निकलता है। हाँ, और वो उस मौके को वहीं छोड़ देता है। और वो अपनी जगह पर बिल्कुल सच भी बोल रहा है, उसके पास वाकई पैसे नहीं है। लेकिन जो दूसरा दोस्त है जिसकी स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही है, वो हार नहीं मानता। वो खुद से पूछता है कि मैं निवेश के लिए पैसे कैसे जुटा सकता हूँ। और जैसे ही वो ये सवाल पूछता है उसका दिमाग उसे विकल्प देने लगता है। शायद वो अपने गैर जरूरी खर्चों में कटौती कर ले, या शायद वो वीकेंड पर कोई फ्रीलांस काम पकड़ ले, या फिर किसी ऐसे पार्टनर को ढूंढ ले जिसके पास पैसा हो लेकिन बिजनेस का आइडिया ना हो। बिल्कुल, वो रास्ते बनाता है। और अगर हम इस कहानी का नतीजा 10 साल बाद देखें तो तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी होती है। हाँ, 10 साल बाद वो पहला दोस्त उसी नौकरी में उसी पुरानी सैलरी के इर्द गिर्द अटका रहता है, क्योंकि उसने अपने दिमाग के दरवाजे उसी दिन बंद कर दिए थे। जबकि दूसरा दोस्त जिसने सवाल पूछकर रास्ते निकाले थे,
उसने उन 10 सालों में इनकम के कई स्रोत जिन्हें हम मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स कहते हैं, वो खड़े कर लिए होते हैं। तो फर्क डिग्री का नहीं था, फर्क किस्मत का नहीं था। फर्क सिर्फ एक सवाल का था, जिसने एक का रास्ता बंद किया और दूसरे के लिए संभावनाओं की पूरी दुनिया खोल दी। यही वो बिंदु है जहां से हमारी चर्चा का पहला और सबसे अहम सिद्धांत निकल कर आता है। और वो क्या है? पैसा एक उपकरण है, यानी मनी इज अ टूल। गरीब मानसिकता पैसे को सिर्फ खर्च करने का एक जरिया मानती है। पैसा आया और उसे अपनी इच्छाओं, अपने शौक पर खर्च कर दिया। लेकिन जो दौलतमंद मानसिकता होती है वो पैसे को एक कर्मचारी की तरह देखती है। एक कर्मचारी, ये पैसे को कर्मचारी मानने वाला नजरिया बहुत ही दिलचस्प है ना? हर एक रुपया एक ऐसा मजदूर है जो 24 घंटे काम कर सकता है, बिना थके, बिना छुट्टी लिए, ताकि वो और पैसे बना सके। लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें तो जब हाथ में नया पैसा आता है, जैसे मान लीजिए ऑफिस में कोई बड़ा बोनस मिल गया या बिजनेस में अचानक कोई अच्छा मुनाफा हो गया, तो पहली इंसानी फितरत यही होती है कि लाइफस्टाइल को अपग्रेड किया जाए। बिल्कुल, दिमाग तुरंत कहता है कि नया फोन ले लेते हैं या कोई महंगी ट्रिप प्लान कर लेते हैं। आखिर इंसान इतनी मेहनत करता ही क्यों है? खर्च करने के लिए ही ना। हाँ, और ये जो आखिर मेहनत क्यों की है वाली भावना है, यही सबसे बड़ी रुकावट है। अच्छा। मनोविज्ञान में इसे हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत मिलने वाली खुशी कहते हैं। एक साधारण सोच वाला व्यक्ति उस बोनस के पैसे से तुरंत एक ऐसा गैजेट खरीद लेता है जिसकी कीमत शोरूम से बाहर निकलती ही कम हो जाती है। एकदम सही। उसे उस वक्त बहुत अच्छा महसूस होता है। लेकिन अमीर सोच वाला व्यक्ति उस पैसे को एक मशीन, एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है। वो उसे निवेश करता है। हाँ, वो उसे किसी ऐसे एसेट में लगाता है जो भविष्य में कीमत बढ़ाएगा। अगर हम इन दोनों फैसलों को 5 साल आगे ले जाके देखें तो फर्क साफ नजर आने लगता है। बिल्कुल। जिस इंसान ने बोनस से नया फोन खरीदा था, 5 साल बाद वो फोन पुराना हो चुका है, शायद कबाड़ बन चुका है। अब उसे फिर से एक नए फोन की जरूरत है और इसका वो बोनस वाला पैसा पूरी तरह से शून्य हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ जिस इंसान ने उस पैसे को निवेश किया था, उसका क्या? उसका वो पैसा अब तक बढ़ चुका है और सबसे बड़ी बात, वो निवेश अब उसे हर महीने या हर साल कुछ पैसिव इनकम दे रहा है। वाह! उस पैसिव इनकम से वो इंसान अब चाहे तो कितनी भी बार नया फोन खरीद सकता है और उसका मूल पैसा भी सुरक्षित है। इसीलिए हर खर्च से पहले एक गोल्डन सवाल पूछना बहुत जरूरी है। क्या ये कोई एसेट है या सिर्फ एक खर्च? बिल्कुल। क्या ये खरीदारी भविष्य में मेरे पैसे को बढ़ाएगी या घटाएगी? ये एक सिंगल फिल्टर इंसान की पूरी आर्थिक दिशा बदल सकता है। लेकिन एक मिनट के लिए यहाँ थोड़ा रुकते हैं। ये सुनने में तो बहुत लॉजिकल लगता है कि इंसान को एसेट खरीदने चाहिए। लेकिन जब इंसान एक ऐसे समाज में रहता है जहाँ हर तरफ सोशल मीडिया पर लोग अपनी महंगी गाड़ियां और लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, हाँ, दिखावा तो बहुत है, तो अपने आप को इस खर्च करने वाले जाल से बचाना बहुत मुश्किल होता है। ये सिर्फ लॉजिक की बात नहीं रह जाती, ये तो भावनाओं से लड़ने वाली बात हो गई कि सोच, यानी थिंकिंग लॉन्ग टर्म। बिल्कुल। हम जिस सोशल मीडिया के दिखावे की बात कर रहे हैं वो सब कुछ आज पर टिका है। आज का फायदा, आज का दिखावा, आज की वाहवाही। हाँ, और गरीब माइंडसेट इस आज के जाल में आसानी से फंस जाता है। लेकिन अमीर माइंडसेट अपने दिमाग को 10 साल आगे देखने के लिए ट्रेन करता है। इसे समझने के लिए हम ट्रेडिंग या शेयर बाजार का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण ले सकते हैं। बिल्कुल। ट्रेडिंग की दुनिया तो इस लंबी अवधि की सोच को परखने का सबसे बेहतरीन मैदान है। एक साधारण सोच वाला ट्रेडर जब मार्केट में उतरता है तो उसका लक्ष्य क्या होता है? वो चाहता है कि आज सुबह पैसा लगाया और शाम तक कोई जैकपॉट लग जाए। वो हर दिन चार्ट देखता है, घबराता है, लालच और डर के बीच झूलता रहता है। उसे किसी भी कीमत पर बस जल्दी पैसा बनाना है। और यही जल्दी पैसा बनाने की चाहत सबसे ज्यादा गलत फैसले करवाती है। इसकी ठीक विपरीत एक दौलतमंद सोच वाला निवेशक कभी भी रातों रात अमीर बनने की कोशिश नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि असली दौलत कोई शॉर्टकट खोजकर बनाई जाती है। असल में अमीर लोग हमेशा के लिए अमीर बने रहने का सिस्टम तैयार करते हैं। वे कंपाउंडिंग की ताकत को समझते हैं। वे रोज रोज बाजार के उतार चढ़ाव पर पैनिक नहीं करते। बिल्कुल नहीं, बल्कि वे एक ठोस रणनीति बनाते हैं जो 10, 20 या 30 सालों में एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दे। जल्दी अमीर बनने के बजाय हमेशा के लिए अमीर बने रहना, ये बात अपने आप में इतनी गहरी है कि इसे अगर कोई इंसान अपनी आदत बना ले तो उसके जीवन से आधा तनाव तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जब हम लंबी अवधि की योजनाएं बनाते हैं तो रास्ते में रुकावटें भी आती हैं। कैसी रुकावटें? कभी कभी बाजार गिर जाता है,
कभी कोई महामारी आ जाती है या कभी बिजनेस में नुकसान हो जाता है। और यहीं पर हमारा तीसरा सिद्धांत सामने आता है, जिम्मेदारी लेने की सोच यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी माइंडसेट। ये शायद पूरी चर्चा का सबसे मुश्किल हिस्सा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग को अपनी गलती मानना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब चीजें खराब होती हैं तो सबसे आसान काम होता है किसी और को दोष देना। जैसे अर्थव्यवस्था खराब है, सरकार की नीतियां खराब है, या मेरा बॉस मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा, या मेरी तो किस्मत ही खराब है। हाँ, ये जो दूसरों पर दोष मढ़ने की आदत है, ये दिमाग को ना एक अजीब सा सुकून देती है। इंसान को लगता है कि इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये सुकून आर्थिक तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। यहाँ मैं फिर से थोड़ा शैतान का वकील यानी डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी। हाँ, बताइए। जब सच में पूरी दुनिया का मार्केट क्रैश हो जाए, अर्थव्यवस्था मंदी में चली जाए, तो कोई भी इंसान खुद को कैसे दोष दे सकता है? उस स्थिति में तो दोष बाहरी कारणों का है ना? बाहरी कारण बिल्कुल मौजूद होते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मार्केट क्रैश होता है, नीतियां बदलती हैं। तो फिर? लेकिन सवाल ये है कि उस क्रैश में भी कुछ लोग क्यों टिके रहते हैं और कुछ क्यों बर्बाद हो जाते हैं। बाजार तो दोनों के लिए समान रूप से गिरा था। अच्छा, पॉइंट है। जो व्यक्ति दोष मढ़ता है वो कहता है मार्केट ने मुझे डुबा दिया, बात खत्म, वो कुछ नहीं सीखता। लेकिन जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है वो कहता है मार्केट गिरा, ये सच है, लेकिन मेरी रणनीति में कमी थी। बिल्कुल, मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं था, मैंने सारा पैसा एक ही जगह क्यों लगाया। हाँ, मतलब वो बाहरी हालात को नहीं बदल सकता, लेकिन वो अपनी प्रतिक्रिया और अपनी तैयारी की पूरी जिम्मेदारी लेता है। एकदम सही। जब इंसान ये मानता है कि गलती उसकी अपनी रणनीति में थी, तो वो उसे सुधारने का प्रयास करता है। वो किताबें पढ़ता है, एक्सपर्ट्स की सलाह लेता है, और अगली बार जब मार्केट क्रैश होता है तो वो पहले से तैयार होता है। जबकि दोष देने वाला इंसान 10 साल बाद भी उसी जगह खड़ा होकर फिर से किसी नई सरकार या नए मार्केट क्रैश को कोस रहा होता है। बिल्कुल, जिम्मेदारी लेना बहुत कड़वा घूंट है। इससे ईगो को ठेस पहुंचती है। लेकिन जो लोग अपनी ईगो को किनारे रखकर अपने बैंक अकाउंट और अपने ज्ञान को बढ़ाने पर फोकस करते हैं, वही असली वेल्थ आर्किटेक्ट बनते हैं। और जब कोई इंसान इस तरह से जिम्मेदारी लेना शुरू कर देता है तो उसके देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। उसे हर समस्या में एक रुकावट के बजाय कुछ और नजर आने लगता है, और यहीं से जन्म लेता है हमारा चौथा सिद्धांत, अवसर देखने का नजरिया, यानी अपॉर्चुनिटी विजन। ये बात अक्सर कही जाती है कि एक निराशावादी इंसान को हर अवसर में एक समस्या दिखती है, जबकि एक आशावादी और अमीर सोच वाले इंसान को हर बड़ी समस्या में एक नया अवसर दिखाई देता है। उनका दिमाग कुछ इस तरह से प्रोग्राम हो जाता है कि जहां दुनिया डर रही होती है वहां वो समाधान खोज रहे होते हैं। इसका सबसे ताजा और बड़ा उदाहरण हमारे सामने ही है, महामारी का समय। हाँ, जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा तो एक आम धारणा बन गई थी कि अब सब कुछ खत्म हो गया। व्यापार ठप पड़ गए, लोगों की नौकरियां जाने लगीं। ये एक वास्तविक और बहुत बड़ा संकट था। लेकिन उसी संकट के बीच कुछ लोगों का अपॉर्चुनिटी विजन काम कर रहा था। बिल्कुल, उन्होंने रोने के बजाय स्थिति का आकलन किया। उन्होंने देखा कि लोग घरों में बंद हैं, तो अब उनकी जरूरतें क्या है? बाहर जाने की मनाही है, तो हर चीज को घर तक कैसे पहुंचाया जाए? और तभी हमने देखा कि ऑनलाइन डिलीवरी, घर से काम करने वाले सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन फिटनेस क्लासेस, क्लाउड किचन, इन सब का बिजनेस अचानक आसमान छूने लगा। जो लोग पुराने तरीकों से चिपके रहे वो डूब गए, लेकिन जिन्होंने संकट को स्वीकार करके नए रास्ते तलाशे वो आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में हैं। यही अपॉर्चुनिटी विजन का असली मतलब है। ये सिर्फ हवा में सकारात्मक सोचने के बारे में नहीं है कि सब ठीक हो जाएगा। ये संकट के समय में शांत दिमाग से ये देखने की क्षमता है कि अब दुनिया को किस नई चीज की जरूरत है, और उस जरूरत को पूरा करके कैसे एक सिस्टम बनाया जा सकता है। दौलतमंद मानसिकता हमेशा फ्रिक्शन यानी लोगों की परेशानियों को देखती है और उसका समाधान बेचती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं तो ये साफ हो जाता है कि अमीर और गरीब का अंतर किसी लॉटरी या रातों रात मिलने वाली सफलता का नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये सोचने के पैटर्न का अंतर है। तो जो भी इंसान आज अपनी आर्थिक स्थिति से संतुष्ट नहीं है और इस पुराने चक्र को तोड़ना चाहता है, उसके लिए क्या कदम हो सकते हैं? इस मानसिकता में बदलाव लाने के लिए एक 5 स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन यानी 5 कदमों की प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। हाँ, इन सभी बातों का निचोड़ इन 5 व्यावहारिक कदमों में आता है, जिन्हें कोई भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना सकता है। पहला कदम, अपने पैसे को एक मजदूर की तरह देखना शुरू करें।
उसे महज खर्च की वस्तु मानना बंद करें और उसे अपने लिए काम पर लगाएं। दूसरा कदम, हर खर्च से पहले 1 सेकंड के लिए रुकें और खुद से पूछें, क्या ये मेरी दौलत बढ़ाएगा या घटाएगा? क्या ये एसेट है या सिर्फ लायबिलिटी? बिल्कुल। तीसरा कदम, लंबी अवधि का चश्मा पहने। आज के छोटे मजे या शॉर्टकट के बजाय 5 या 10 साल बाद के उस सिस्टम पर ध्यान दें जो कंपाउंडिंग के जरिए आपको हमेशा के लिए आर्थिक आजादी दे सके। चौथा कदम, अपनी वर्तमान स्थिति की 100% जिम्मेदारी लें। शिकायत करना बंद करें, दोष देना बंद करें। आप जहां भी हैं अपने पिछले फैसलों की वजह से हैं। और कल जहां होंगे वो आज के फैसलों पर निर्भर करेगा। और पांचवा, सबसे अहम कदम, अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करें कि वो समस्याओं में उलझने के बजाय उनमें छिपे हुए अवसरों को खोजना शुरू कर दें। जब ये पांचों कदम एक साथ काम करते हैं तो इंसान का पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। और जब अंदर का सॉफ्टवेयर बदलता है तो बाहर के नतीजे अपने आप बदलने लगते हैं। ये 5 कदम सुनने में एक साधारण सी चेकलिस्ट लग सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि इन्हें अपनी रोजमर्रा की आदत में ढालना एक बहुत बड़ी मानसिक क्रांति है। अब हम अपने इस गहन विश्लेषण के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं। इस पूरे अध्ययन सामग्री में एक लाइन ऐसी है जो सीधे दिमाग पर वार करती है। कौन सी लाइन? कहा गया है कि गरीबी की शुरुआत इंसान की जेब से नहीं बल्कि उसकी सोच से होती है, और अमीरी की शुरुआत बैंक के बैलेंस से नहीं बल्कि उसके दिमाग के अंदर से होती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और आजाद कर देने वाला विचार है। इसका सीधा सा मतलब है कि जिस दिन किसी इंसान की सोचने की दिशा बदल जाती है, उस दिन से उसकी आर्थिक स्थिति का बदलना बस समय की बात रह जाती है। और इस पूरे विषय को इतनी गहराई से सामने लाने के लिए पेज टू इंस्पायर जैसे क्रिएटर्स का काम बहुत अहम हो जाता है। हाँ, उनका उद्देश्य सिर्फ ये बताना नहीं है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है या जल्दी पैसा कैसे बनाना है। उनका असली काम है लोगों को पैसे का विज्ञान समझाना, क्योंकि पैसा एक भाषा है और जब तक हम इसके व्याकरण को नहीं समझेंगे हम इसे धारा प्रवाह बोल नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही। असली शिक्षा उस व्याकरण को, उस विज्ञान को समझना ही है। इसी विज्ञान को ध्यान में रखते हुए इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही गहरा सवाल सबके लिए छोड़ना चाहूंगा। हाँ, बताइए। अगर ये पूरी तरह सच है कि अमीरी की शुरुआत बैंक से नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग से होती है, तो क्या हमें इस बात पर नजर नहीं रखनी चाहिए कि हम अपने इस दिमाग में रोजाना क्या डाल रहे हैं? बहुत अहम सवाल है। दिन भर में हम जिस तरह की खबरें पढ़ते हैं या सोशल मीडिया पर घंटों जिस तरह का कंटेंट देखते हैं, क्या वो हमारे दिमाग को बेहतर बना रहा है? क्या ये मुमकिन है कि ये छोटी छोटी डिजिटल आदतें अनजाने में ही हमारे दिमाग को खर्च करने वाले माइंडसेट की ओर धकेल रही हों? बिल्कुल। क्या हम अपने समय और ध्यान को सिर्फ सस्ते मनोरंजन में खर्च कर रहे हैं या नई चीजें सीखने और खुद को बेहतर बनाने में निवेश कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है कि क्या हम अपने सबसे बड़े एसेट यानी अपने दिमाग को सही तरीके से निवेश करना सिखा रहे हैं? यही वो विचार है जिस पे सबको मनन करना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त विचार। हमारा दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा बैंक है और हम उसमें क्या डिपॉजिट कर रहे हैं यही हमारा भविष्य तय करेगा। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि ये चर्चा सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक बदलाव की शुरुआत बनेगी।